कलमकार के मंच पर मैं आ गया हूँ लाइव। आप लोग मुझे देख के बताएं कि मैं आपको सुनाई पड़ रहा हूँ या नहीं, और ये ठीक से आ रहा है। मनीष जी नमस्कार। और आप कृपया मुझे बता दें कि मैं दिख रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। मनीष जी आ गए हैं। लंदन से मेरे दोस्त ब्रिज बधावन हैं। रुद्रेश नमस्कार। आराधना जी नमस्कार। मुझे आज मैं लाइव जल्दी कर नहीं पाता हूँ और मैं दूसरों को देखकर उत्साहित भी होता हूँ कि कैसे करना चाहिए। मानव जी नमस्कार। मुझे जीवनियों पर कि सिनेमा और संगीत की जीवनियाँ कैसे लिखी जाती हैं, इस पर आपसे बात करनी है। और मुझे लगता है कि आप मुझसे कोई सवाल करें, मुझसे कुछ पूछें तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ इस कोरोना के संकट के दौर में, जब हम सभी बहुत ही परेशान हैं और अपने घरों में महदूद हैं। तो आप सबसे अपील है कि अपने को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें और खूब अपनी सफाई से रहें, हाथ पैर धोते रहें। सब कुछ आपको पता है, दुनिया भर की एडवाइजरी इसके बारे में जारी हुई है। और ये मेरे लिए बहुत कैमरा एडजस्ट करने को मुझसे कहा गया है। ठीक आ रहा है कि नहीं? अभी कैमरा ठीक है? नवीन भाई आप मुझे बता दें कि मैं ठीक से आ रहा हूँ। आप बहुत परफेक्ट हैं इस काम में, तो मैं ठीक से दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? चलिए, क्लियर आ रहा है। मुझसे पूछा गया था, मुझे मनीष धारीवाल जी ने कहा कि मैं लाइव आकर के ये बताऊं कि जीवनियाँ कैसे लिखी जाती हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि खुद मैंने इसका कोई प्रशिक्षण कभी नहीं लिया कि जीवनी कैसे लिखनी चाहिए। पढ़ता जरूर रहा हूँ और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहा, फिल्में देखता रहा और उनसे समझने की कोशिश करता रहा कि कैसे एक अच्छी कहानी, एक किसी का जीवन, किसी का किरदार अच्छा बना सकते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं कुल 22 साल का था जब मैंने पहली संगीत पर किताब लिखी गिरजा देवी जी पर। मेरे मित्र अरुण माहेश्वरी जी ने, वाणी प्रकाशन के, उन्होंने मेरी किताब छापी गिरजा। और मेरे मित्र हैं आज, बहुत नामी शख्सियत हैं, प्रभात रंजन, मैं और वे दोनों पुस्तक मेले में, ये 1999 का साल था, विश्व पुस्तक मेले में हम लोग टहलते हुए अरुण जी से मिलने गए और अपनी एक स्क्रिप्ट ले करके, और मैंने बहुत सुंदर ढंग से उसको टाइप वाइप करके और उसमें गिरजा देवी की तस्वीरें लगा करके मैं उनके पास लेके गया। और उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा ये मैंने ठुमरी गायिका बनारस घराने की गिरजा जी पर काम किया है। तो उन्होंने कहा आप ये स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए, और उन्होंने बड़ा हम लोगों का सम्मान सत्कार किया। कल बात करेंगे। तो मैं जब निकला तो प्रभात रंजन से मैंने कहा कि ये जो है कल किताब रिजेक्ट हो जाएगी और मैं इसको लेके वापस अयोध्या चला जाऊंगा। दूसरे दिन अरुण जी ने अपने स्टॉल पे मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि हम इस किताब को छाप रहे हैं और आप कब तक चाहते हैं कि ये किताब छप के आ जाए। तो मेरे लिए आश्चर्य मिश्रित एक खुशी का मामला था, एक खोज थी कि बिना किसी सिफारिश के मैं वो किताब लेके गया, जबकि उस किताब को निर्मल वर्मा जी ने मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए लिखूं। और क्योंकि मेरे संगीत विषय काम से वो परिचित थे, मैंने एक दो बार फेसबुक टिप्पणियों में भी ये बात दर्ज की है कि कैसे निर्मल जी और गगन गिल ने मुझसे पीछे पड़कर गिरजा लिखवाई। और एक बिल्कुल एक किशोर मन की एक भावना थी जो काम मैंने करके दिया। दूसरे दिन जब अरुण माहेश्वरी जी के पास मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि ये किताब है, और आपने हाँ कैसे किया, आपने किताब पलटी? बोले कि एक छोटे से शहर से एक नवयुवक, उत्साही युवक आया हुआ है और इतनी साफ सुथरी स्क्रिप्ट बना के लाया है एक बिल्कुल नए विषय पर। उस समय कथेतर की डिमांड कम थी और तमाम सारे उस तरह के काम ही। अमिताभ जी नमस्कार, आप नमस्कार कर रहे हैं। आशुतोष गर्ग जी, जिनका मैं खुद मुरीद हूँ, इंद्र किताब मैंने पढ़ रखी है। बीच बीच में लाइव जब सब लोग आ रहे हैं मैं सबके नाम और वो देखता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को छापूंगा, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि किताब क्या करने वाली है, लेकिन एक उत्साही युवक का अगर उत्साह बचा रहा तो कल को भविष्य में वो कुछ अच्छा काम कर सकता है और शायद ये किताब क्लिक कर जाए, इसलिए ये छापना ज़रूरी है। और वो किताब बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदर कलेवर में अरुण जी ने छापी। मैं देख रहा था, इस समय गिरजा नहीं है मेरे पास, गिरजा आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी।
तो वो मेरे लिखने का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जब मैं किताब कर रहा था और आज जब सिनेमा को लेकर के, संगीत को लेकर मैंने काफ़ी काम किए हैं और लता जी की किताब ने मुझे बहुत सारे पाठक दिए, संगीत प्रेमियों से जोड़ा और तमाम लोग ऐसे मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूछी चीज़ें और अपने अनुभव बताए। तो एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मंच से मुझसे कहा गया कि युवा लेखक जुड़ेंगे और युवा लेखकों को मैं प्रेरणा देने का काम नहीं करता। मैं कोई इस तरह का मैनेजमेंट गुरु नहीं हूँ कि मैं कोई आपको इंस्टेंट कुछ हिट होने का फार्मूला बता सकूं। मैं अपना अनुभव साझा कर सकता हूं आपसे ये बताते हुए कि कोई किताब अगर आप लिखते हैं, किसी की ज़िंदगी लिखते हैं, वो कितनी सामयिक है, वो कितने शोध से लिखी गई है, उसमें कितनी ईमानदारी है, ये झलकनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने कोई काम किया है और आपके काम को पढ़ने के बाद एक सामान्य आम पाठक में ये भूख, ये प्यास बची रह जाए कि हमने पढ़ तो लिया, हमने इससे गुजर तो गए, लेकिन हमारा जो ज्ञान था उसमें इजाफा नहीं हुआ, उसमें कुछ अतिरिक्त हम नहीं कर पाए, कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ पाए, जिसकी दरकार से उस व्यक्ति ने आपकी किताब में पैसे लगाए या किसी मित्र से उधार मांगकर या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा है। मैं बाला सरस्वती जी के संस्मरण जब पढ़ रहा था और उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बाला सत्यजीत रे की बनाई हुई, बहुत बड़ी भरतनाट्यम की डांसर हुई इस देश में और श्रृंगार भक्ति का नृत्य उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे स्थापित किया। तो उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है, जब उनका अरंगेत्रम हो रहा था, अरंगेत्रम कहते हैं कि जब पहली बार आप नृत्य के लिए प्रवेश करते हैं मंच पर, तो उन्होंने अपनी माँ से जाके पूछा कि मुझे किस बात का ख्याल रखना है। उनकी माँ ने बालाजी को कहा, मुझे लगता है हर लेखक को भी ये समझना चाहिए और हर आदमी को ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी कला को परखने के लिए उस भरी महफिल में जितने लोग होंगे, एक कोई सिरफिरा जरूर होगा जो तुमको और तुम्हारी कला को तुमसे ज़्यादा जानता होगा। तुम्हें उसके लिए नृत्य करना है, तुम्हें उसी को ध्येय में रख करके अपनी कला का सर्वोत्तम देना है। और मुझे लगता है, नितिन भाई आप आ गए, नमस्कार। आशुतोष दुबे जी देख रहे हैं, दीपक मशाल देख रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा था, मनीष धारीवाल से मैंने कहा कि कोई आएगा भी लाइव, तो बोले आप करिए, शायद कुछ लोग आए। तो ये मेरे लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है कि पहली बार एक कोई मैं लाइव कर पा रहा हूँ, जो यहाँ से इंटरनेट भी इस समय ठीक चल रहा है और मैं काम कर पा रहा हूँ। तो बालाजी की बात मैं कर रहा था, बाला सरस्वती के बहाने मैंने ये सीखने की कोशिश की कि यतीन्द्र मिश्रा अकेले इस दुनिया में जानकार नहीं है, जो संगीत जानते हैं या कलाएं जानते हैं या सिनेमा जानते हैं। उसको रखने का, उसको बरतने का, उसको ईमानदारी से पिरो करके दूसरों को सौंप देने का जो भाव है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि शायद यही मैंने काम किया है। नए लेखकों से मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा है, छोटे से नुकसान भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम सोशल उस पे जा कर के आपके सोशल साइट्स पे ढूंढते रहते हैं और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के साथ अपना काम करते हैं। ये काम कभी ना करें, मूल सूचनाएं इकट्ठा करें, उन चीज़ों को अपने साथ जोड़ें जिन चीज़ों को जोड़ करके आपका लिखना, आपका पढ़ना बड़ा बनता है। कभी ये नहीं हो सकता कि आप बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, आप बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी लेखक के बारे में बात कर रहे हैं, आप निर्मल वर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, नामवर जी के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने किसी की किताब के रेफरेंस से उठा करके उसको अपना प्रतिपाद्य बना लिया। वो मुझे समझ में नहीं आता। आपके पास जो सूचनाएं हैं उनको वेरीफाई करिए, उनको चेक करिए, मूल ग्रंथों में जाइए। अगर किसी नृत्यांगना ने, किसी गायिका ने, किसी लेखक ने किसी किताब का जिक्र कर दिया है, तो कोशिश करें कि वो मूल प्रति मंगा के पढ़ें, वो कहीं से भी आपको मिल सके या जिन अधिकारी विद्वानों के पास हो उसके साक्ष्य आपके पास होने चाहिए। इंटरव्यूज़ के फॉर्म में उनको रिकॉर्ड करें, उनकी जीवनी को उनको देखें, उनको जाके सुने, उनका कहन, उनका लहका, उनका जायका, उनका बोलना, उनका चलना, उनका उठना, उनका पहनावा, उनका बिहेवियर, उनका खान पान, सब चीज़ों पर एक जासूस की तरह टकटकी लगा कर काम करें। ऐसा करने से मुझे लगता है कि आप एक बेहतर काम कर पाएंगे। कभी भी ये नहीं होता, किसी का ज्ञान कम नहीं होता। आजकल तो सब सूचनाएं उपलब्ध हैं। आपको एक नोट लिखना होता है, आपको किसी की ऑबिचुरी लिखनी होती है, आपको किसी को अवार्ड मिलता है, आप 4 लाइन की पोस्ट बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है कि आप कोई चीज़ दर्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अतिरिक्त जानना है, किसी लेखक के बारे में जानना है, किसी गायिका के बारे में जानना है,
तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। उनकी कलाओं का जो आवर्तन है, उनकी जो बात है, उनका जो कहने का ढंग है, उसको समझने का, आत्मसात करने का वो करें। एक उपन्यास के लिए तथ्यों की प्रामाणिकता कितनी ज़रूरी, रत्नेश्वर भाई पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप खुद इतने बड़े उपन्यासकार हैं, आप खुद तथ्य चेक करके बात करते हैं और लिखते हैं। एक उपन्यास अगर वो ऐतिहासिक है, अगर वो सामाजिक संदर्भों में है, तो उसमें सच्चाई जरूर रहनी चाहिए, कल्पना का प्रवेश उतना ही हो जितना खाने में नमक और चटनी का होता है। बहुत सारी चीज़ें अपनी कल्पना लोक से, अपने विचार से एक दूसरा लोक सृजित करते हुए की जाती हैं। लेकिन अगर आप मीरा लिख रहे हैं, अगर आप बाज बहादुर पर, रानी रूपमती पर काम कर रहे हैं, अगर आप अकबर पे काम कर रहे हैं, आप शाहजहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इतिहास की गलियों से घूम कर आएँ, उसके ऑथेंटिक जानकारी बटोरें, उसको लेकर के गजेटियर्स में जाएं। और मुझे लगता है कि प्रामाणिकता तो जांची जानी चाहिए। पुरानी तमाम सारी ऐसी किताबें हैं जिनके तथ्य इतने ईमानदार और इतने सटीक और इतने बेबाक हैं कि उनको लेकर के हम आज कोई राय कायम करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा लता जी की किताब का। जब मैंने लता जी की किताब करी तो उसमें सबसे सुंदर बात ये थी कि मैं तमाम सारी फिल्म गॉसिप मैगजीन्स भी चेक करता था, और पुणे फिल्म आर्काइव जा कर के मैंने वहाँ से फिल्म इंडिया जो बाबूराव पटेल निकालते थे, फिल्म इंडिया के सारे चैप्टर्स देखे और वहाँ पे चीज़ें पता की, तो तमाम सारे गॉसिप भी थे उसमें। तो जब उन गॉसिप पे मैंने बात करना शुरू किया तो लता जी ने उनके तथ्यवार, सिलसिलेवार जानकारी देनी शुरू की कि नहीं, ऐसा नहीं था, इस तरह से हो रहा था। जैसे एक उदाहरण था कि बैजू बावरा के संगीत के लिए किसी फिल्म में गॉसिप मैगजीन में छपा था कि उस समय नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को डांट दिया था और लता जी और रफ़ी साहब बैठे थे। ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो लता जी ने एक बहुत मज़ेदार दुर्लभ बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस समय ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था 52 की फिल्म में, और ये गाना 51 में रिकॉर्ड हो रहा था, सन 1951 में, उस समय उस कमरे में जब भी गाना रिकॉर्ड होता था या रिहर्सल होती थी, पहले रिहर्सल होकर के गाने होते थे, तो शकील साहब, शकील बदायूनी और नौशाद, लता जी और रफ़ी साहब बैठे थे। बोले इन चार के अलावा तो कोई पांचवा नहीं था वहाँ पर। न इस फिल्म मैगज़ीन का एडिटर वहाँ मौजूद था, न ये जो लिख रहा है व्यक्ति जो हमसे भी बहुत कम उम्र का है, वो वहाँ मौजूद था। तो इनको ये तथ्य किसने बताया? ये सब गॉसिप है, ये बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की बात है। नौशाद साहब तो इतने ज़हीन थे कि खुद ही कहते थे कि साहब ऐसे नहीं, ऐसे करिए, या लता जी, लता भाई, इसको ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। और बहुत सारे गानों के नोटेशंस को चेक करते समय मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, कभी मौका आया तो मैं उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को भी आपको कभी सुनाने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे नहीं होता था। अगर हम भैरवी गा रहे थे और उसमें कोई राग में कोई टुकड़ा लगाना होता था या अंतरा को सुंदर बनाना होता था तो 2 बार 4 बार रिहर्सल होती थी। कभी तबला वाला बजाते हुए लय से आगे बढ़ जाता था, कभी क्लैरिनेट वाला पीछे छूट जाता था, कभी पुरुष स्वर आगे चला जाता था और हमारी पिच पीछे छूट जाती थी। तो तमाम तरह का, क्योंकि मल्टी चैनल टेक्निक रिकॉर्डिंग की इजाद नहीं थी कि आपने अपना अपना वर्जन गा दिया और बाद में मिक्सिंग होकर के गाना निकल आया। तो 4, 5, 6 चरणों में जो गाने आज रिकॉर्ड होते हैं वो सब एक साथ होते थे, एक कमरे में होते थे, पंखा बंद करके होते थे। आज मैंने भी पंखा बंद किया हुआ है क्योंकि हमिंग हो रही थी। कितनी भी टेक्निक डेवलप हो जाए, आपको बहुत सारे बाहर के जो विवादी आवाज़ें हैं उनसे भी बचना पड़ता है। तो ये जो एक चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इतना रिकॉर्डिंग की इतनी तैयारी करते थे और फिर कहीं जा कर के गाना रिकॉर्ड होता था। और आप ये समझें कि जो गाना रिकॉर्ड होता था वो फिल्म के लिए वो 2 बार रिकॉर्ड होता था क्योंकि वो फिल्म में इस्तेमाल होता था। लेकिन उसी का जब रिकॉर्ड का ट्रैक बनता था तो दोबारा से बिल्कुल उसी सम पे, उसी पिच पर गाना पड़ता था। तो हर फिल्म की रिकॉर्डिंग के 2 वर्जन बनते थे। इसीलिए कई बार आपको लगता होगा कि पुराने जो गोल्ड डिस्क या जो तवे हैं, जो 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें रिकॉर्ड में तो 2 ही स्टेंजा हैं और फिल्म के पर्दे पे आपको 4 स्टेंजा या 3 स्टेंजा दिखते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड की एक सीमा होती थी। तो उसमें 2 स्टेंजा, 1 स्टेंजा कम कर दिया जाता था, परकशन कम। तो इस तरह की जब टेक्निक से मैं गुजरा और मैंने किताब को 7 सालों के एक लंबे अंतराल में किया, तो बात ये मुझे समझ में आई कि गॉसिप बनाना कुछ और होता है और तथ्य कुछ और होते हैं। और मुझे लगता है कि ये बायोग्राफर की दृष्टि होनी चाहिए। बायोग्राफर को जजमेंटल नहीं होना चाहिए, उसे कभी निर्णायक भूमिका में नहीं आना चाहिए कि ऐसा था और ऐसा नहीं था।
लता जी के उदाहरण से कहूँगा कि जिस समय लता सुरगाथा पर काम कर रहा था तो एक चैप्टर है जिसमें मैंने उसमें लिखा है कि एस डी बर्मन का विवाद क्या था। मिस इंडिया फिल्म के गाने को लेकर एक विवाद था जो बाद में दूर हुआ और फिर से वो गाने को तैयार हुई और उसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप आर डी बर्मन ने किया। लेकिन मैं तमाम लोगों के वर्जन लेने के लिए, इस समय वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लता जी का वर्जन मेरे पास था, तो मैंने ये युक्ति अपनाई कि मैंने वो जो लता जी ने मुझे बताया वो मैंने लिख दिया और उसके बाद जितने लोगों के वर्जन प्रचलित थे जो ऑथेंटिक लगते थे या जिनमें थोड़े थोड़े तरमीम या कुछ कुछ अंतर हो सकते थे, मैंने सारे दे दिए और वहाँ नीचे लिख दिया आकर के कि इतने सारे उसमें से गलियों से गुजर करके आप एस डी बर्मन और लता मंगेशकर विवाद को समझ सकते हैं और उसे सुलझा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तर्क के उजाले में खड़ा होना पसंद करते हैं। तो जब आप जीवनी लिख रहे हैं तो आप पैरोकार नहीं बनिए, आप जब जीवनी लिख रहे हैं तो आप नियंता मत बनिए, आप जब वो कर रहे हैं तो आप बस एक हलफनामा दायर करिए कि ये ऐसे ऐसे हुआ था और हम इसमें से ये बात निकाल के ला रहे हैं। ये चीज़ मुझे समझ में आती है। दूसरी बात, मैं कई दफ़ा देखता हूँ, ये मैं शिकायत के तौर पे भी कहूँगा कि कई बार लोग काम करते हैं संगीत पे, सिनेमा पे, साहित्य में और आपसे मदद लेते हैं, आप उनकी भरपूर मदद करते हैं, लेकिन जब एक्नॉलेजमेंट करने की बात आती है तो लोग कंजूसी दिखा जाते हैं और उनको लगता है कि सारा काम, सारा खीर जो बनाया है वो उन्हीं का है, सारी मिठाई, सारी चीनी, सारा मेवा उन्होंने ही डाला है। मैं इससे बचता हूँ और मुझे लगता है कि जब आप काम कर रहे हों तो छोटे से छोटे आदमी का योगदान, छोटे से छोटी दी गई हुई जानकारी का भरपूर सम्मान करते हुए एक एक्नॉलेजमेंट का पेज बनाइए और उसमें सब दर्ज करते जाइए। ये सबको खुश करने का युक्ति नहीं है, ये अपने से एक सच्चा और ईमानदार लेखक बनने की सलाह है। इससे जब होता है तो आप कहीं भी परेशान नहीं होते, आपको कोई समस्या नहीं आती, आप बहुत चौड़े से अपनी किताब लेकर के बाज़ार में, मंच पर, सिनेमा वालों के बीच में सब जगह खड़े हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई आपने मुझे ये बताया था और मैंने आपके नाम से दर्ज किया है। दूसरे के नाम से दर्ज किए गए फुटनोट, किसी मित्र या किसी बड़े जानकार के बताए गए नोट्स के बहाने जो कोई बात की जाती है, उससे आप कमज़ोर नहीं बनते। आपका अध्ययन, आपकी मेहनत, आपका शोध दिखाई पड़ता है और इस काम को करने में एक अंदरूनी किस्म की खुशी मिलती है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। मैंने जब बेगम साहिबा पर काम किया, अख्तरी में मेरे तमाम मित्रों ने मेरी बहुत मदद की और लेख लिखे। मैं अकेले भी वो किताब लिख सकता था क्योंकि बेगम साहिबा पे मेरे घर में वो मेरे पूर्वजों के समय में वो यहाँ दरबारी गायिका रहीं। मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी के समय में रहीं। सन 37 से सन 43 तक का उन्होंने पूरा दरबार और महफिल की। उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स, एनेक्डोट्स हमारे यहाँ मौजूद थे। लेकिन मुझे लगा कि इतना काफ़ी नहीं है, ये नाकाफ़ी है, क्योंकि उसी समय रीता गांगुली जी, अंजलि बैनर्जी, शांति हीरानंद जी, सलीम किदवई साहब, सारे लोग मौजूद हैं। हमारे समय की आज की बड़ी महान गायिकाएँ, शुभा मुद्गल जी, विद्या शाह जी, मालिनी अवस्थी जी, सब लोग हैं, सबके पास उनके अनुभव हैं। योगेश प्रवीण जी हैं, जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी उस समय वहाँ मौजूद थे और उनका एक झुमका गायब हो गया था तो स्टेशन डायरेक्टर ने उनका कैसे झुमका वापस। तो जब ये सारी बातें थी तो मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा गुलदस्ता है, इसको कैसे संभालना है। तो मैंने अख्तरी का एक प्लॉट बनाया और तमाम लोगों से हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें करके उनसे लेख लिखवाए। जो लेख लिखने की स्थिति में नहीं थे, उनके पुराने लेखों को ले करके उनसे फ़ोन पर बात करके उसमें तरमीम करके हमने उसे एक नया कलेवर दिया। जिनके पास लिखने की भी वो नहीं थी, मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। जैसे शांति जी, आज वो करीब 80-85 बरस की हैं और बहुत शाइस्तगी से फ़ोन पर बात करती हैं। तो जब आप काम करते हैं तो आपको वो तमाम चीज़ें, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ही दुनिया का सारा सत्य नहीं पता है। किशोरी अमोनकर जी ने एक इंटरव्यू दिया था मृणाल पांडे को, तो मृणाल जी ने उनसे एक सवाल किया कि कला का अंतिम सत्य क्या होता है। किशोरी जी ने एक इंटरव्यू का उसका जवाब दिया। मैं इसको बहुत सारी जगहों पर कोट करता रहता हूँ कि देखो बहन, कला का कोई अंतिम सत्य नहीं होता। कला का एक बहुत बड़ा वृत्त है जिसमें हम सब अपने आंशिक सत्यों के साथ उपस्थित होते हैं और उस वृत्त में अपनी भूमिका तलाशते हैं और उसे पूरा कर रहे होते हैं। एक पूरक भावना से किया गया काम, एक जो कंपोजिट कल्चर का मामला है, एक जो बहुलार्थों में संभव होने वाली कला है, उसको तमाम लोगों के जुड़ने से संभव बनाया जा सकता है। एक यतीन्द्र मिश्र नाकाफ़ी हैं
लता मंगेशकर या बेगम अख्तर या बिस्मिल्लाह खां या गुलजार साहब या किसी की जीवनी, किसी की कहानी बताने के लिए। उसमें तमाम लोगों का योगदान है। उसमें उस व्यक्ति का भी योगदान है जो उनके घर में काम करता रहा, जो उनका ड्राइवर रहा, जो उनका साइस रहा। मैंने बेगम साहिबा की किताब में इम्तियाज़ कुरैशी जो बहुत बड़े वो हुए खानसामे हुए, जिनको पहली बार खानसामा होने का पद्म अवार्ड दिया गया था, तो जब वो बायोग्राफी में उनको भी दर्ज किया, हिंदू से निकाल करके उनके एनेक्डोट्स निकाले और उनके जानकार लोगों को उसमें जोड़ा, तो ये सारी बातें जो हैं मैंने उनमें जब डाली तो किसी ने कहा कि आप इसमें ये दस्तरखान की बात क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ बेगम साहिबा गज़ल गाती थी ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बेगम साहिबा खाती क्या थी और उनके खानसामे उनके लिए बनाते क्या थे, या अपने मेहमानों को किस तरह से परोसती थी। ये बात भी अगर यतीन्द्र मिश्र दर्ज कर पाते हैं तो उनकी एक वो होगी, एक अचीवमेंट होगा। और हम छोटी छोटी चीज़ों से, अपनी आस्थाओं से, अपने रिश्तों से, जीवन में उतार चढ़ावों से, दोस्तियों से, लड़ाई झगड़ों से, ऊहापोहों से पार पाते हुए किसी की ज़िंदगी समझते हैं। सुर की बारादरी में मैंने जब उनका काम किया तो दिल्ली के एक समारोह में मुझे किसी ने टोका, उनकी किताब पर, सुर की बारादरी पर बात हो रही थी। ये मेरी किताब है सुर की बारादरी, ये बिस्मिल्लाह खां साहब पर पेंगुइन ने पब्लिश किया था। तो उसमें एक चीज़ थी कि किसी ने कहा कि खान साहब तो किसी किसी के लिए हाश भी बोलते थे। मैंने कहा उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में अपनी तकलीफ़ें बयां की हैं। तो बोले कि आपने उसे लिखा क्यों नहीं। मैंने कहा क्योंकि खान साहब ने अपना डंडा लेकर के मुझसे कहा था कि यतीन्द्र ये सारी बातें मत लिखना, जो मैं जीवन के अपने अनुभव और संघर्ष बता रहा हूँ उसको लिखना। तो उनको वादा किया था। तो मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं कि नकारात्मक बातें लिखी जाएं। तो उन सज्जन ने मुझसे कहा कि अब तो खान साहब नहीं रहे दुनिया में, अब कौन आपसे चेक करने आएगा। मैंने कहा कि खान साहब ने ये कह तो दिया कि चेक करने नहीं आएगा, लेकिन मेरी भी कुछ ईमानदारी है। वो जो मरहूम हैं उनकी, मैं थोड़ा सा परंपरावादी हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे देख रहे होंगे और ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि यतीन ने कितनी ईमानदारी बरती है मेरे साथ। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि एक ईमानदारी आपके काम में होनी चाहिए। आप नकारात्मक ढंग से किसी की किताब ना लिखें, अपनी कविता भी ना लिखें, कोई इंटरव्यू भी ना करें, क्योंकि सकारात्मक चीज़ें ही दुनिया में आगे स्थान बनाती हैं, आगे जाती हैं। और जब आप बायोग्राफी की बात करते हैं तो बायोग्राफी में ये ज़रूरी है कि सारे पक्ष उभर कर आएँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जब आप एक बेहतर दस्तरखान सजा रहे हैं तो कौन सी चीज़ किस अनुपात में है और किस अनुपात में होनी चाहिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए लता मंगेशकर एक बड़ी महान पार्श्व गायिका हैं। एक साधारण सी लड़की जो 13 साल की उम्र में अपने पिता को खो देती है और अपने 4 छोटे भाई बहनों को पालने का जिम्मा है, एक माँ का जिम्मा है, एक जवान विधवा माँ का जिम्मा है, और अपना जीवन इस लेवल पे बनाती हैं कि भारत की आवाज़ बनती हैं। मैंने दीदी से पूछा था कि आपके लिए जब आप बहुत सफल थीं तो सबसे बड़ा काम क्या था। उन्होंने कहा कि ये बात नहीं थी कि मुझे दूसरी फिल्म बड़ी मिल रही है कि नहीं, तीसरी फिल्म बड़ी मिल रही है कि नहीं। मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि शाम को मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर कितने पैसे दे रहा है, दिन भर में मैंने कितने गाने रिकॉर्ड किए हैं, मैं कितना पैसा घर लेकर जा पा रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर जीवन के लिए संजो सकूँ और भविष्य के लिए, दूसरे दिन के लिए कुछ पैसा बचा सकूँ। तो ये एक चीज़ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष जी ने एक सवाल किया है कि क्या जीवनी लेखक को कुछ घटनाएं इसलिए शामिल नहीं करनी चाहिए कि उन घटनाओं को लेकर विवाद हो सकता है। बिल्कुल नहीं, आप सारी घटनाएं शामिल करें, आप उन घटनाओं को शामिल करें। मैंने सारे विवाद पे, लता जी से संबंधित रॉयल्टी का विवाद, लता जी से संबंधित रफ़ी साहब के झगड़े का विवाद, लता जी से संबंधित SD बर्मन का विवाद और उनका फिल्म फेयर वालों का विवाद और उसके साथ OP नैयर का विवाद, मैंने सब कुछ लिखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ईमानदारी क्या है। आप सब्जेक्ट के साथ ईमानदारी करते हैं कि आप विवाद पैदा करने के लिए लिखते हैं। ये दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे लोग अपनी किताब को हिट बनाने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए, उसकी ज़्यादा बिक्री बढ़ाने के लिए, उसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए, उसको इस बात के लिए कि 4 लोग कुछ हरकत कर दें और तमाम सारी बातें कर लें, उससे आपका लेखन बड़ा नहीं होता। वो किताब कुछ दिनों के लिए तो चर्चा में आ जाएगी, लेकिन बाद में जब पानी उसका गुजरेगा विवाद का, तो लोग आपके ऊपर तटस्थ होकर के आपका आकलन और मूल्यांकन करेंगे
और ये बात करेंगे कि आप कितना बेहतर काम कर पाए, या आपने कितनी बेईमानी से काम किया, आपने कितनी ईमानदारी से काम किया। जो ईमानदारी है, जो वज़ादारी है, जो अपने अपने अंदर के लेखक को सेटिस्फाई करने का मामला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी के लिए काम करें, आप किसी अति साधारण व्यक्ति के लिए काम करें या किसी महान आदमी के लिए काम करें, दोनों के लिए आपकी रचनात्मकता में ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी ईमानदारी से कोई काम करते हैं और किसी विवाद को कितने खूबसूरत ढंग से, उसको कितने तटस्थ ढंग से, उसको बिना जजमेंटल हुए परोस सकते हैं। मैं खुशनसीब हूँ, और मैं ये नहीं जानता कि मैंने कितने परफेक्शन से किया, वो आप समझें, उसका आकलन करना आपका काम है। लेकिन मुझे इस बात की आश्वस्ति है कि चाहे वो अख्तरी बाई का काम है, चाहे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का काम है, चाहे वो लता जी का काम है, चाहे वो एक लंबे संवाद की पुस्तक के रूप में आदरणीय सोनल मानसिंह जी के साथ डायलॉग का काम है, जो भी काम मैंने किए हैं अपने जीवन में, उसमें विवाद को, उसमें कला को, उसमें साधना को, उसमें संघर्ष को, उसमें इंट्रिकेसी ऑफ आर्ट को, सबको मैंने खूबसूरती से पिरोने की कोशिश की, बेहतरी से लिखने की कोशिश की, इस तरह से काम करने की कोशिश की कि आज से 50 साल बाद भी अगर ये किताबें जिंदा रहती हैं तो लोग अगर पढ़ते हैं तो उनको उनके मतलब का कुछ मिल जाए, उसमें ऐसी कोई बेईमानी उनको ना दिखे कि उनको ये महसूस हो कि यतीन मिश्रा ने यहाँ पे ये खेल किया। आजकल गुलजार साहब पे मैं काम कर रहा हूँ। 2003 से मैं उनके साथ डायलॉग कर रहा था और उनके साथ बातें कर रहा था। बीच में 7 साल किताब रुकी रही क्योंकि मुझे लता जी पे काम पूरा करना था। लेकिन जब मैं उसको काम कर रहा हूँ तो मैं इस बात का ख्याल रख रहा हूँ कि गुलजार साहब के बनने में उनके कंटेम्प्रेरी समाज का मामला कैसा था। विमल रॉय स्कूल में उन्होंने काम किया, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया, वासुदा के साथ काम किया। उसके बाद काम करते करते जब वो लिरिसिस्ट हुए तो मदन मोहन जी से लेकर आर.डी. बर्मन से लेकर ए.आर. रहमान तक का उनका समय कैसा है। एक पोएट के तौर पर, एक पॉलिटिकल अवेयर पोएट के तौर पर, एक इंसान के बतर्ज, एक गीतकार के बतर्ज गुलजार कैसे हैं। अगर वो मीरा बनाते हैं और उसी समय वो खुशबू और नमकीन बनाते हैं तो वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बात करते हैं। या वो व्यक्ति कैसा है जो माइग्रेशन, जो पार्टीशन के बाद माइग्रेट किया, उनका पूरा परिवार यहाँ पर आया दीना से, वहाँ छोड़ करके आए पाकिस्तान, तो उनके बचपन की वो यादें, वो खरोंचें कैसी हैं। अगर समग्रता में यतीन्द्र मिश्र गुलजार साहब को कुरेद करके आपके सामने उनका जीवन नहीं रख सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किताब लिखे, या कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरे लोग उसको उस तरह से काम करें। अंकिता जैन जुड़ी हैं, ये आपकी लेखनी का कमाल है कि मैंने को एक स्त्री के अंदर निरूप देखे। जी ये बहुत सुंदर बात है, बहुत धन्यवाद अंकिता कि आपने किताब पढ़ी है, आपने बहुत सुंदर रिव्यू भी किया था, मुझे याद है। मैं यही चाहता हूँ कि अंकिता जैन या तमाम सारी ऐसी महिलाएं जो लेखिकाएं भी हैं, लेखिकाएं नहीं, अपने घरों में महदूद हैं, संगीत सुनती हैं, कभी संगीत का करियर अवरुद्ध हो गया, कुछ हो गया, वो पढ़ें तो उनको लगे कि नहीं ये एक जस्टिफिकेशन है, ये एक सच बात है, ऐसा ही हुआ होगा। और तमाम जगहों पर एक जीवनीकार के तौर पर, एक बायोग्राफर के तौर पर, एक क्रॉनिकलर के तौर पर ये बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि कई पॉज हो गया था, मुझे लगता है कि आ रहा है कि नहीं। जी आ रहा है। मैं आपको सुनाई पड़ रहा हूँ, आप में से कोई आगे बढ़ा दे कि ये सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है। जी आप लोग आ रहे हैं, धन्यवाद। एक क्रॉनिकलर के तौर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, और ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह का काम आप ज़रूर करें, कि कई दफ़ा ये संकट आता है, ये दिक्कत आती है कि यहाँ से क्या राह मिलेगी। कुछ कहानियाँ अनसुलझी होती हैं, कुछ कड़ियाँ टूट जाती हैं। कई दफ़ा खुद वो कलाकार, वो मूर्धन्य व्यक्ति आपको बताने से कतराता है, हिचकिचाता है, या शायद उसे लगता है कि अपने पुराने समय पे पर्दे, उस पर पर्दे डाले जाएं। तो आपको सुनाई पड़ रहा है? जी। तो मुझे ये लगता है कि जब आप इस तरह की मुसीबत में पड़ें तो अपने अध्ययन का, अपने अनुभव का, अपनी तमाम तैयारियों का फ़ायदा उठाएं। फिर आप इतिहास की किताबों में जाएं, अब उस समय के संदर्भ, उस समय के दस्तावेज, उस समय के शहर की तमाम सारी फहरिस्त चेक करें, उस समय के एनेक्डोट्स चेक करें, उस समय के डॉक्यूमेंट्स देखें। मैंने जा कर के नेहरू लाइब्रेरी में,
दिल्ली में खड़े होकर के जब बेगम साहिबा की डेथ हुई, तो जिस समय डेथ हुई उसके एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद तक बेगम साहिबा पे ऑबिचुरीज क्या क्या लिखी गई, किन लोगों ने श्रद्धांजलि दी, कौन लोग आगे सामने आए, किन लोगों ने बात नहीं की, ये सब चीज़ें मैंने ढूंढी और फिर मुझे लिंक और सिरा मिलता गया, मुझे मिलता गया कि कैसे उस समय आपकी कल्पना काम करती है, और कल्पना का, यथार्थ का, इतिहास का, सामयिक प्रश्नों का, इन सब का कोलाज है किसी का जीवन। यतीन्द्र मिश्र आपसे बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, यतीन्द्र मिश्र के जीवन में भी कुछ ऐसा होगा कि उनके बारे में कोई लिखना चाहे। ये पॉज हो रहा था, बीच में कहीं कहीं कुछ ट्रिप हो रहा है, तो आपको सुनाई पड़ रहा है? जी, मुझे लग रहा है कि आ रहा है, आप बीच बीच में सुन रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करूंगा, मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं देर करूंगा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक सवाल पूछा है कि किसी कलाकार से असहज प्रश्न कैसे पूछना चाहिए। ज़रूर पूछना चाहिए, आप अपनी मर्यादा में पूछें, आप तमीज़ से पूछें कि कैसे, मतलब एक किसी के साथ बदगुमानी करने में भी एक तमीज़ होनी चाहिए। किसी को आप असहज परिस्थिति में डालें, उसमें भी एक शाइस्तगी है। मैं तो जिन लोगों से मैंने काम किया वो सब मेरे दादा और दादी के उम्र के थे। मैं जब 22 साल का था तो मैंने 70 साल की गिरजा देवी से बात की। जब मैं 40 साल का हुआ तो मैंने 80 साल की लता जी से बात की। आज मैं गुलजार साहब से बात कर रहा हूँ, वो 85 साल के हैं। बिरजू महाराज जी से अलग से बात कर रहा हूँ, वो 75 साल के हैं। तो जिस समय आप बात कर रहे हो तो एक सीनियर जूनियर का लिहाज, एक लहका, एक टोन में एक तमीज़ होनी चाहिए, उससे थोड़ा एहतराम का भाव हो, थोड़ा झुक करके मिलिए, थोड़ा इस तरह से बात करिए कि आप उनके कंफर्टेबल जोन में, उनके कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाएं। आप कोई ऐसी हरकत नहीं करें। किसी का मूड अच्छा है तो आपने सारे किस्से सुना देगा, किसी का मूड अच्छा नहीं है तो अच्छी बात भी नहीं करेगा, वो आपको टाल देगा। उसके लिए बहुत अथाह धैर्य की ज़रूरत है। यतीन्द्र मिश्र को कोई शौक़ नहीं है कि 6 साल 7 साल लगा कर एक किताब लिखें, लेकिन जब तक इतना लंबा स्पैन नहीं मिलता है, आप किसी से जुड़ नहीं पाते, रागात्मक लगाव नहीं होता। एक इंस्टेंट कॉफ़ी या मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बना दी जाए, उसके लिए समय चाहिए। उसको पकने के लिए, उसकी एपिकल लाइफ को, उसके शेल को तोड़ने के लिए आपको पर्याप्त समय और धैर्य की ज़रूरत होती है और खुद समझने की ज़रूरत होती है। बहुत सुंदर बात की है आशुतोष भारद्वाज जी ने कि आवारा मसीहा के बारे में आपकी क्या राय है। बहुत ही शानदार राय है, बहुत ही बेहतर किताब है। और इस किताब के साथ पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर की भी बात करनी चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल के समय में। और जो मुझे बहुत पसंद आई किताब वो आंद्रे अगासी की ओपन है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसको ज़रूर पढ़िए, वो बहुत ही खूबसूरत किताब है। एक पुरानी किताब है, गुजरे ज़माने की अभिनेत्री रही दुर्गा खोटे, उन्होंने मी दुर्गा खोटे, आई दुर्गा खोटे से नाम से ट्रांसलेशन भी हुआ है, तो वो किताब ज़रूर पढ़ें। कोई भी इंसान जो किसी एहतराम पे पहुंचा हुआ है, जो किसी शिखर पर है, उसने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से बुना है, जिस तरह से संघर्ष से तपाया है, तो उसमें से तमाम सारी चीज़ें देने के लिए स्वतंत्र है। और मैं किताब लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरा लिखा हुआ सराहा पढ़ा जाता है, मेरा एक पाठक वर्ग बन चुका है। मुझे लगता है आज भी भारत में रंगमंच के लिए, सिनेमा के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, उपशास्त्रीय संगीत के लिए, अन्य कलाओं के लिए, रूपंकर कलाओं के लिए, तमाम चीज़ों के लिए अभी इतना काम बाकी है। इतने कलाकार बचे पड़े हैं जिन पे काम नहीं हुआ। एक लता जी पर काम हुआ है, देवी पे काम है, ना सुरैया पे काम है, ना जोहराबाई अम्बाला वाली पे काम है, ना अमीर बाई कर्नाटकी पे काम है, ना राजकुमारी पे काम है। यूनुस खान भाई अगर सुन रहे हों या कभी सुने तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको कोई काम करना चाहिए। इतने लोग हैं जिन पे काम होना चाहिए। हेमंत कुमार पर होना चाहिए, मन्ना डे पर काम हुआ, और काम होना चाहिए। तलत महमूद पर काम नहीं हुआ। तो इसी तरह से सिनेमा के लोग हैं, इस तरह से रंगमंच के लोग हैं, इस तरह से खिलाड़ियों का जीवन है, राजनीतिक लोगों का जीवन है। एक बहुत ही सुंदर किताब मैंने पढ़ी थी, राम बहादुर राय जी ने रहबरी के सवाल करके एक किताब तैयार की थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ। और वो उस किताब को मुझे उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल ने मुझे कहा कि यतीन्द्र इस किताब को ले जाओ, पढ़ो और मुझे बताना कैसी है। मुझे राजनीतिक इंटरेस्ट बहुत नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब श्रीलाल जी कह रहे हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो किताब मैं पढ़ा हूँ और उस किताब ने मुझे एक नई रोशनी दी, सवाल करने की तमीज़ सिखाई। कैसे कोई किताब
लिखी जाती है, कैसे किसी के जीवन से कुछ कुरेदा जाता है। उसमें तमाम जगहों पे आप इस बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, चंद्रशेखर जी की विचारधारा से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात समझ में आई कि एक खोजी पत्रकार के तौर पर चंद्रशेखर जी की पूरी जिंदगी पर सर्चलाइट डाल रहे हैं राम बहादुर राय। और उस किताब ने मुझे इतना प्रेरित किया कि वो किताब मेरी सोनल मानसिंह जी से किताब की भूमिका बनी। और मैं सोनल जी के पास गया और मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है और सब सवाल जवाबों के माध्यम से मुझे पूरी किताब तैयार करनी है। और उस रूप में देवप्रिया आई। 2007 में प्रकाशित हुई थी। मैं ये मंच अपने उसके लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने प्रचार के लिए। इसको आत्म प्रचार न समझें, किताब का प्रचार समझें। तो आप देवप्रिया पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि सवाल जवाब के माध्यम से कैसे भरतनाट्यम और ओडिसी को पूरी तरह से नबेड़ा जा सकता है। लेकिन वो भी कहीं ये ज़रूर है कि वो किसी किताब की धारणा से निकल के आई। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। चार्ली चैपलिन की बायोग्राफी पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, मार्था ग्राहम की पढ़ें, महात्मा गांधी की तो क्लासिक मानी ही जाती है। तो तमाम जगहों पर तमाम सारे उन गुणी वाग्यकारों को जो बंदिश लिखते थे, तमाम उन सूफियों के शब्द और उनको पढ़े जिनमें उनके नाम आते थे। कितनी जगह अपनी बात कही है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। अब इस तरह की बात अगर कोई संत कर रहा है तो अपनी बात बता दे रहा है। तुलसीदास बता दे रहे हैं, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। तो अगर आप उन पदावलियों में जाएं तो कहीं ना कहीं वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है। पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मीराबाई जब कहती हैं संत देख दौड़ आई जगत देख रोई, तो आप उनकी मानसिकता में जा करके समझ सकते हैं कि मीराबाई दरअसल कहना क्या चाहती हैं। आपसे मुखातिब हैं तो क्या बात करती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो प्रोज में जा करके अपनी बात करें। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। मेरे मित्र राहुल बोरा, मीरा बिष्ट जी नमस्कार, सुमित प्रकाश, सभी लोगों को नमस्कार। मैं बहुतों को नमस्कार नहीं कर पाया हूँ, मेरे धृष्टता ना समझेंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ आपको। तो जब मुझे ये जो सवाल है उसमें यह है कि गुलजार साहब की किताब कब आएगी। गुलजार साहब की किताब मैं लगातार कर रहा हूँ। क्वारंटाइन में रहते हुए थोड़ा सा मन अवसन्न भी रहता है क्योंकि बहुत सारे कामों में मन नहीं लगता। बावजूद उसके मेरे पास समय ही समय है, अयोध्या में बैठ के और दूसरा कोई काम नहीं है। तो मैं किताब लिख रहा हूँ, कोशिश में हूँ कि ये किताब इस वर्ष आ जाए। वैसे तो मेरा प्रयास था कि अगस्त में 18 अगस्त को जब साहब का बर्थडे होता है तो उस समय वो किताब प्रकाशित होकर उनके हाथों में रखी जाए, लेकिन अब वो संभव नहीं जान पड़ रहा। जिस तरीके से लॉकडाउन है और ये भी ज़रूरी है, इस आपदा से निपटना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये किताब मेरी आपके पास इस वर्ष के अंत तक ज़रूर आएगी। 2020 निकलने नहीं पाएगा, ये किताब आगे पहुँचेगी। आप लोग सुन पा रहे हैं जी। और मोहित कटारिया लिख रहे हैं इंतज़ार है, मेरे मित्र हैं, गुलजार साहब के फ़ैन क्लब के सदस्य हैं, बहुत बहुत नमस्कार। मोहित भाई मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, पवन झा बहुत मदद कर रहे हैं। ये तमाम सारे लोग मेरे जीवन से जुड़े हुए लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं। हर दूसरे दिन मैं यूनुस खान को परेशान करता हूँ कि विविध भारती से ये बताओ सुन के गुलजार साहब ने ऐसा कहा था, और मैं फिर उनसे बात करता हूँ। पवन झा से तो मैं अपने सारे रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ, कई बार मोहित से बात होती है। तो गुलजार साहब की एक पूरी दुनिया है, एक जमात है जिसमें उनके लोग हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे इतना मौका, इतना साहस, इतना समय दे रखा है कि मैं उन पर बात कर पा रहा हूँ। मीरा बिष्ट जी ने मुझसे पूछा कि इसके बाद कौन सा काम होगा। अभी मैंने पंडित बिरजू महाराज जी, पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी से बातचीत शुरू की है। तो एक पूरी कथक परंपरा पर जो हमारी शुरू होती है बिंदादीन महाराज जी से, और बाद में कालका प्रसाद जी और अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज से होती हुई यहाँ तक आती है। तो जो एक बनारस घराना, जो लखनऊ घराना है कथक का, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। उस बहाने कथक के व्याकरण पे बात करना चाहता हूँ। तमाम सारे बड़े लोगों के योगदान को जोड़ना चाहता हूँ, जिसमें कुमुदनी लाखिया, रोहिणी भाटे, मोहन राव कल्याणपुरकर जैसे लोग हैं, दमयंती जोशी जैसी महिला हैं, रोशन कुमारी हैं। तो कथक को लेकर एक समग्र अवधारणा के साथ बिरजू महाराज जी से बातचीत करके मैं एक काम करने के मूड में हूँ। प्रत्यक्षा जी कह रही हैं नई किताब का इंतज़ार, खुद इतनी सुंदर लिखती हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। इनका नया नावल जो है वो बिल्कुल दार्शनिक ढंग से ऐसे बंदिशों की तरह है, एक बंदिश की पंक्ति दूसरी बंदिश में जाके उलझती है। तो जो बारिशगर लिखा, तो प्रत्यक्षा आपकी किताब का भी मुझे इंतज़ार रहेगा, और किसी दिन लाइव आकर बात करिए, अपने अनुभव बांटिए।
तो ये करने का मन है। और उसके अलावा मैं भक्ति संगीत पर कुछ काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, कुछ बंदिशों पे काम कर रहा हूँ, तो वो भक्ति संगीत का काम भी करके लाऊंगा। संगीत को लेकर के, सिनेमा को लेकर के जो मेरी अपनी दृष्टि है, जो मेरी अपनी सोच है, जो एक उस पूरी परंपरा, उस पूरे समाज, उस पूरे संसार को लेकर के जो एक बड़ा काम है, जो एक समावेशिता है, जो उसका एक बिल्कुल एक इनहेरेंट कैरेक्टर है, एक दूसरे के साथ समवाय में रहने का मामला, मुझे लगता है कि उस पर बात जरूर होनी चाहिए, उस पर जरूर करनी चाहिए, जिसे हम अवध के संस में गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूँ कि जो एक समावेशिता का संसार है, कि एक मंच है जिस पर एक हिंदू गायक बैठा हुआ है, एक मुस्लिम वादक बैठा हुआ है, एक गुजराती पखावजी बैठा हुआ है, एक दक्षिण भारत का नाल लेकर बैठा हुआ है, कोई मृदंगम लेकर बैठा है। तो जो एक कंपोजिट कल्चर की जो एक संस्कृति है, जो पूरे भारत का, पूरे पैन इंडियन सिनेरियो का एक सीन बनाती है, मुझे लगता है कि उस पर बात की जानी चाहिए, उसे देखना चाहिए। वो भारत की सांस्कृतिक पहचान है। अभी कल ही पंडित रविशंकर जी का वो शुरू हुआ जन्म शताब्दी वर्ष। मुझे ये सौभाग्य तो नहीं मिला कि मैं पंडित जी से सामने मिल पाता, मैंने उन पर कुछ काम किया और उनके रविशंकर सेंटर जाकर प्रणाम कर पाया। तो ऐसे जैसे रविशंकर जी का जीवन रहा, ऐसे तमाम बड़े लोगों का, मूर्धन्यों का जीवन हमारे देश में मौजूद है, उन सब पे बात होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल करके उन पे शोध होना चाहिए, उन पे किताब लिखी जानी चाहिए। इससे हमारा आपका भला होगा। और जब बायोग्राफी लिखें, जब एनेक्डोट्स लिखें, जब कोई बात करें तो ईमानदार रहें, प्राइमरी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन उठाएं, दूसरे को एक्नॉलेज करना ना भूलें, असहज प्रश्न में डालते समय सम्मानजनक बने रहें। और जब समाज को लिखें तो ये ज़रूर चेक करें कि आपका लिखा हुआ बरसों बाद तक जिंदा रहने वाला है, याद किया जाने वाला है। तो भूले से भी कोई ऐसी गलती न करें जो उस पूरी कला परंपरा को कहीं से अवरुद्ध करता हो, या उसकी जो एक पूरी एक बहाव है उसमें कहीं जा कर के कोई रोड़े अटकाता हो। वो एक बिल्कुल प्रच्छन्न भाव से एक बहती हुई गंगा की तरह हो। वो सोनल जी ने कहा था कि कई तरह की अलकनंदाएँ, कई तरह की मंदाकिनी, कई तरह की गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, आकाश गंगा मिलकर एक गंगा बनी है। तो कई तरह के शोध, कई तरह के लोगों की मोहब्बत, कई लोगों के साथ संभाव, सद्भाव, सत्कार, मित्रता और एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी का भाव, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको सिर्फ कोरोना तक रखें। सोशल डिस्टेंसिंग अपने जीवन में, अपने मैत्री में बिल्कुल न लाएं। ये भारत की परंपरा नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंस में रहें, एक दूसरे से दूरी बढ़तें। जितना हो सके मन से लोगों को गले लगाइए, एक दूसरे को हाथ पकड़िए। वो शाहिर का लिखा हुआ गाना है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो ये साथी हाथ बढ़ाने वाला मामला है एक दूसरे का। अगर मैं थक गया तो मुझे कोई आगे खींच के ले जाए, आप थक गए तो मैं हूँ, आपका हाथ पकड़ के ले जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बकबक कर दी, आपसे बात की। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। मेरी किताबों से जुड़े रहेंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे, और आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। आप सभी खूब अच्छे से रहें, अपने परिवार को प्रेम करें, अपने दोस्तों को प्रेम करें, खुद को प्रेम करें। अपनी जो असली मानवीयता है, जो नैतिकता है, जो गर्व है, वो एक दूसरे का सहकार, एक दूसरे का दुख बांटने से है, एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे को प्यार करने से है, दूसरे की गरिमा को अपनी गरिमा समझने से है, दूसरे के यश को अपना यश समझने से है। तभी दुनिया बड़ी बनती है, तभी सार्थक बनती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब इतने सारे लोग आकर के मुझे सुन रहे हैं। दीपक मशाल भाई, आप ताली बजा रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिल से गले लगा रहा हूँ। अमेरिका में आप बैठे हैं और मुझे लगता है कि आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष धारीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, कलमकार मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही मैं कभी फिर आता रहूँगा। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि पहला मैं कोई अपने जीवन का एक सार्थक लाइव टेलीकास्ट कर पाया हूँ जिसमें इतने सारे मित्र मिले हैं। और जाते जाते मैं सबको नमस्कार करता हूँ। अजय जायसवाल, राहुल वोहरा, मीरा विश, अनुराग डिडवानिया, मोहित कटारिया और रोहित कुमार, धीरज धल भाई, सौम्या भाभी और प्रवीण सिंह सिद्धू और नवीन चौधरी, आशुतोष दुबे, तमाम सारे मित्र जो आकर के गए हैं, उन सबको नमस्कार प्रणाम। खूब खुश रहिए, अच्छे से रहिए। आशुतोष गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यतीन्द्र मिश्र अयोध्या से आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।